टू खुदाबख्श लाइब्रेरी। आज खुदाबख्श लाइब्रेरी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है और मौका क्या है, आज हम बात करेंगे कार्यालयों में सरल हिंदी का प्रयोग हमारा सब्जेक्ट है। यूं तो हिंदी के पॉपुलराइजेशन के लिए और हिंदी को आम फहम बनाने के लिए हम लोग प्रोग्राम्स करते रहे हैं, लेक्चर्स भी होते हैं और एग्जीबिशंस भी होती हैं, टॉक्स भी होते रहे हैं और इसमें अमली काम जो कुछ किया जाता है वो आपके सामने लाना ज़रूरी है, जो खुदाबख्श लाइब्रेरी करती रही है और उम्मीद करती है कि हमारी और जो सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हिंदी के पॉपुलैरिटी के लिए, हिंदी को आम फहम बनाने के लिए और हिंदी की रिसर्चेस को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करती रहे। हम जैसी लाइब्रेरीज जो हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में, पांडुलिपियों में स्पेशलाइजेशन करती हैं, उनका काम खास तौर पे रिसर्च ओरिएंटेड होता है। इसमें आपको तो मालूम होगा कि खुदाबख्श लाइब्रेरी ने रिसेंटली एक हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी की खोज लगा ली। 1674 वो तारीख है जब ये हिंदी की पहली डिक्शनरी कंपोज की गई और एक एम्परर ने फारसी के थ्रू अपने बेटे को हिंदी सिखाने की कोशिश की थी। ये 1674 की डिक्शनरी, जिसके अंदर 3000 से ज्यादा हिंदी के वर्ड्स पाए जाते हैं, लाइब्रेरी ने इस पांडुलिपि को एडिट करके पब्लिश कर दिया है। आप लोग इसको यकीनन देख चुके होंगे। इसमें एक सेपरेट सूची भी बना दी गई है और उसको अलग सूची को बुक फॉर्म भी दे दिया गया है। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज किए गए हैं हिंदी के, और ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स हमारे लिए अजनबी हैं। इसमें जो इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं हिंदी में, वो सब हम लोग आज भी यूज करते हैं। इसमें पहले तो प्रोनाउंसिएशन का तरीका बताया है और उसके बाद उसके मीनिंग्स बताए गए हैं, एक दो मीनिंग बताए गए हैं। इससे पता चलता है कि किस तरह से हम इसको और पॉपुलर कर सकते हैं। ये सोचिए कितने पुराने जमाने की बात है जब हिंदी के वर्ड्स की खोजबीन की जा रही है, उसको आम फहम बनाया जा रहा है और बादशाह भी ये चाह रहे हैं कि उनके बेटे भी हिंदी सीखते चले जाएं। इसकी वैल्यू का अंदाजा आप कर सकते हैं। आज भी हम इस कोशिश में लगे हैं कि इस भाषा को किस तरह और लोकप्रिय बना सकें और कैसे कॉमन मैन के यूसेज में भी ये आता चला जाए और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाए। आपको मैं दिखाऊं कुछ किताबें जो हिंदी में लाइब्रेरी ने पब्लिश करी हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने में। यह एक पीर अली उपन्यास है। हमारे साथ बैठे हमारे स्पीकर जो हैं शाहिद जमील साहब, ये इन्होंने इस किताब का ट्रांसलेशन भी किया। ये पीर अली है। और फिर सांप्रदायिकता और देश की एकता एक बहुत शानदार किताब रही जो लाइब्रेरी ने पब्लिश करी, ये भी पढ़ने लायक है। एक किताब विशंबरनाथ पांडे की, उनके लेक्चर्स, यहाँ पर बहुत शानदार लेक्चर्स कराए लाइब्रेरी ने और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश किया। भारत में कौमी एकता की परंपराएं, सिर्फ 15-20 मिनट में पढ़ लेने लायक ये किताब है। मौलाना आजाद की याद में एक किताब पब्लिश की गई। ये देखें, इसमें आप वो चीजें देखेंगे कि जो बड़े लोग रहे उन्होंने मौलाना आजाद पे क्या क्या लिखा। गांधी जी, पंडित नेहरू, डॉक्टर प्रसाद, महादेवी देसाई एंड ऑल सच पर्सन्स, उन्होंने क्या क्या इनके बारे में लिखा, इनकी कृतियों के बारे में, ये उसी का निचोड़ है। दूसरी किताब है हिंदुस्तानी मुहावरों का एक दुर्लभ शब्दकोश, जो कि मिर्जा जान तपिश दहलवी की किताब है। लाइब्रेरी ने इसे पब्लिश किया। लेक्सिकोग्राफी। जमील मजहरी इज अ वेरी नॉन, मशहूर नाम है उर्दू दुनिया में, फिक्शन में, शायरी में। ये उनका इंट्रोडक्शन है उनके बारे में। पंडित मोतीलाल नेहरू का एक उद्घाटन भाषण 1907 का
थोड़ी सी देर में आप इन चीजों को पढ़ के बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक किताब है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के मुसलमानों का योगदान, और राइटर हैं तकी रहीम साहब। ही वॉज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, जो कि बिहार के मशहूर नामों में से एक नाम है तकी रहीम साहब। ये उनकी किताब है, उसका ये आप हिंदी अनुवाद देख सकते हैं जो लाइब्रेरी ने पब्लिश किया। उर्दू वर्क तो किया ही है, ये हिंदी वर्जन भी लाइब्रेरी ने पेश कर दिया। डॉक्टर अजय अनुपम का थीसिस है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मौलाना अबुल कलाम आजाद। खुदाबख्श लाइब्रेरी ने ये पूरा इनका रिसर्च वर्क पब्लिश किया। बहुत ऑथेंटिक वर्क है ये मौलाना आजाद के ऊपर। अब ये मनमोहन की बातें सूफिज्म पर एक अहम डॉक्यूमेंट है जो आप भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मनमोहन की बातें, मनमोहन वो जो आपका हमारा सबका मनमोहन है। आई होप आप इस मनमोहन को समझ गए होंगे जो आपके हमारे सबके दिलों में रहता है। मनोविज्ञान से रिलेटेड भी किताबें पब्लिश हुई। हमारा व्यवहार, एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक विश्लेषण, प्रोफेसर शमशाद हुसैन की किताब, इस पे भी नजर डालिए। मुझे ये दिखाने का मकसद ये है कि रिसर्च लेवल की क्या क्या शानदार कृतियां खुदाबख्श लाइब्रेरी पेश कर चुकी है, खास तौर पे हिंदी रिसर्चेस के मैदान में, हिंदी को पॉपुलर करने के लिए, लोकप्रिय बनाने के लिए। और इसमें वैसे ही वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, वही लैंग्वेज यूज की गई है जिसके लिए हमें दौड़ के भाग के डिक्शनरी नहीं देखना पड़ती है। एक किताब है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एक युग पुरुष, अनुवाद किया है मिस्टर शहदाई ने। देखें, डॉक्टर अशोक कुमार की किताब प्रारंभिक स्रोतों में पाटलिपुत्र, ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जिसको यकीनन हिस्ट्री वाले देखे बिना नहीं रह सकते। इस तरह के ट्रेजर्स हमारी जैसी लाइब्रेरीज में भरे पड़े हैं, जिनको इंट्रोड्यूस कराना, रीइंट्रोड्यूस कराना लाइब्रेरियंस का काम है, एकेडमिशियंस का काम है। आज के वक्त की जरूरत यह है कि librarians should be a scholar librarian belonging to academic field along with the bent of mind of librarianship. Librarianship is a very sacred profession जिसमें रह के आपको ये मौका मिलता है कि आप अच्छी चीजें पढ़ें भी और दूसरों तक उसे पहुंचाएं भी। Preservation of knowledge और dissemination of knowledge, ज्ञान का प्रसार करना। पहले आप एक्वायर करिए, प्रिजर्व करिए और उसके बाद उसको प्रसार करिए ताकि अच्छी चीजें आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। पंडित मदन मोहन मालवीय पे एक अर्लीस्ट किताब है जो अबुल आला मौदूदी ने लिखी, और हिंदी में हैरत की बात यह है कि अबुल आला मौदूदी जैसे आलिम पंडित मदन मोहन मालवीय पे हिंदी में लिख रहे हैं। ये लोगों को आज तक कम मालूम है, और दीज आर द रिसर्चेस जो हमारे यहाँ हुई और हिंदी के मैदान में हुई। सुंदरलाल, आपने नाम सुना होगा पंडित सुंदरलाल का, जो कि बीएन पांडे के उस्ताद थे। एक तरह से कहना चाहिए वो उनके पीर थे, और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब लिखी जिसका नाम है गीता और कुरान। ये इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मेन डॉक्यूमेंट भी है। आज के वक्त का तकाजा ये भी है कि हम एक दूसरे के कल्चर को, धर्म को, ट्रेडिशंस को समझते चले और ये जान लें कि रास्ते हजार हैं लेकिन मंजिल एक होती है। मान लीजिए एक वो सूरज है, सुप्रीम क्रिएटर, सूरज की मानिंद, और सारी किरणें उसके अंदर पहुंचती जा रही हैं। जब मंजिल एक होती है और रास्ते 10 होते हैं तो सबको मिलके चलना चाहिए। पहुंचेंगे तो सब उसी एक क्रिएटर के पास, सुप्रीम अथॉरिटी के पास,
गांधी जी और हिंदू मुस्लिम एकता, एक किताब ये भी आई, इस्लाम और हिंदुत्व का संगम, B.N. पांडे की ये किताब है। और मैं आपको बताऊं, खुदाबख्श लाइब्रेरी और इस जैसी और दूसरी जो मेजर ओरिएंटल लाइब्रेरीज हैं, वहां पर हिंदू होली स्क्रिप्चर्स का बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है, अरबी, फारसी और उर्दू में। उनमें से खुदाबख्श लाइब्रेरी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की कलेक्शन को ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया है ताकि रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे होली स्क्रिप्चर्स जो अरबी फारसी में पाए जाते हैं और उर्दू में, उनका अध्ययन किया जा सके, डेप्थ रिसर्चेस की जा सके कि इनमें जो मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इंटरपोलेशंस हैं, क्या क्या और एडिशंस हैं, एंड देन उसको फिर असल संस्कृत से आप कंपेयर करिए और रिसर्चेस सामने लाइए। लाइब्रेरियन का काम ये होता है कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आसानियां मुहैया की जाएं, रेफरेंस सोर्सेज तैयार किए जाते हैं ताकि उनके वक्त बचे और वो अपनी रिसर्चेस को आसानी से आगे बढ़ाते चले जाएं। तो ये तो बात हो गई कुछ झलकियों की जो खुदाबख्श लाइब्रेरी ने हिंदी के मैदान में काम किए और हिंदी के प्रमोशन में अपना कंट्रीब्यूशन किया, जो कि अभी भी जारी है। हिंदू धर्म बिहार में एक हमारी लाइब्रेरी की ताज़ा किताब आई है। वो एक मशहूर पोएट थे बिहार के, जिन्होंने हिंदुइज्म पर लिखा, बिहार में हिंदू धर्म। एक किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, आप सब वाकिफ हैं, रामधारी सिंह दिनकर की एनसाइक्लोपीडिक वर्क है जो बहुत जल्द हिंदी में है और हम उर्दू में ला रहे हैं, उसको पब्लिशिंग के लिए जा चुकी है और बहुत जल्द ही आप लोगों के हाथ में होगी। जो अच्छी चीज़ें हिंदी में हैं उसको उर्दू में लाने का काम और जो उर्दू में है उसे हिंदी में लाने का काम ये मुस्तकिल जारी है और इस तरह के इन कामों से हमारे लैंग्वेज को, हिंदी को और भी प्रमोशन होता रहेगा, आई एम श्योर। और सबसे बड़ी बात यह है कि दफ्तरों में, ऑफिसों में, स्कूल कॉलेजों में हिंदी को सरल बनाया जाए, सरल हिंदी का प्रयोग किया जाए ताकि इसको आम आदमी भी आसानी से समझता चला जाए। और इस सिलसिले में मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने मोहतरम स्पीकर से, डॉक्टर शाही जमील साहब जो हमारे साथ हैं, ये आपको हिंदी के सिलसिले में बताएंगे कि कार्यालयों में सरल हिंदी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको और किस तरह से हम सरल बना के पेश कर सकते हैं और किस तरह अपनी इस भाषा को और पॉपुलर किया जा सकता है। तो वेलकम करती हूँ मैं डॉक्टर शाही जमील साहब को। प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। आज साल का एक दिन पहले पूर्व संध्या हिंदी में कहते हैं का दिन है और बेहद मुबारक दिन है कि हम अपने साल को, अपने वर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं, तो उसकी विदाई भी शानदार तरीके से करते हैं। मैं जिस लाइब्रेरी में खड़ा हूं, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, काबिल फख्र तारीख रही है। और मेरे पुष्ट की जानिब खुदावश खां मौजूद हैं। व्यक्ति मर जाता है लेकिन व्यक्तित्व और उसके कारनामे जिंदा रहते हैं। मैं तो यहां तक जानता हूं कि पढ़ने की पहचान गैर मुमालिक में, विदेशों में जो की जाती है, तो कंफर्म जो कराया जाता है वो ये कहकर कि वही पटना जहां खुदाबख्श लाइब्रेरी है, यानी पढ़ने की पहचान खुदाबख्श लाइब्रेरी। लाइब्रेरियों में
एक ऐसी लाइब्रेरी जिसने अपने कारनामों से एक मुकाम हासिल किया है। मुझे तमाम वो निदेशक, डायरेक्टर लाइब्रेरीज याद हैं, उनके कारनामे याद हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी से एमए किया और रिसर्च इस सिलसिले में इस लाइब्रेरी ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा टॉपिक था उर्दू नावल 60 के बाद, उसमें हिंद और पाक दोनों थे। हिंदुस्तान के नावलों को तो आसानी से हासिल कर लेता था, लेकिन पाकिस्तानी नावलों के लिए बहुत मुश्किल झेलनी पड़ती थी। ये खुदाबख्श लाइब्रेरी की देन है कि मैं अपने थीसिस में उन पाकिस्तानी नावलों को भी शामिल किया जो वहां के राइटर ने यहाँ तोहफतन भेजे थे। उनमें जो चंद नाम वो तारीख जल्दी हरूफ में लिखेगा, सुनहरे शब्दों में लिखेगा। उसमें आबिद रजा बेदार साहब का नाम सर्वफरिस्त होगा। इनके कार्यकाल में जितनी तरक्की हुई और बड़े बड़े जो फंक्शंस हुए, यादगार समारोह उनके जमाने में हुए। ये हॉल भी पर्सनालिटी से भरा रहता था, श्रोता उसमें नहीं होते थे, उसमें व्यक्तित्व होते थे। अजीमाबाद के अजीमाबाद से बाहर के, और एक रवायत ये भी रही है कि बाहर के मुल्कों के जो शोराज़बा आते थे उन्हें भी शामिल किया जाता था और उनके साथ एक शाम मनाई जाती थी, तो उन्हें मदऊ किया जाता था। बड़ा बजट होता था इन तकारीब में। शाइस्ता बेदार साहबा जो अभी वर्तमान में निदेशक पद पर मौजूद हैं, इन्होंने बेदार साहब की जो रवायत रही है उसे आगे बढ़ा रही है। मित्रों, एक बात मैं कहूं कि लाइब्रेरीज बहुत देखी मैंने। आमतौर पर होता यह है, उन लाइब्रेरीज में लोग आते हैं, मुताला करते हैं, चले जाते हैं। किताबें हैं तो मिल गई, नहीं है तो कह दिया जाता है ये किताब यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस पृष्ठभूमि में, इस पस मंजर में आप देखिए खुदाबख्श शिक्षा लाइब्रेरी को कि आपकी जरूरियात के तहत ये अदारा सोचता है कि आपको क्या चीज चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। अभी मैम ने जो इतनी किताबों की तफसील बताई है, मेरे ख्याल से जितनी मेरी जानकारी है कि 1% भी इन किताबों का जिक्र नहीं हुआ। जितनी हिंदी किताबें यहाँ मौजूद हैं और ऐसी ऐसी किताबें मौजूद हैं जो आश्चर्यचकित कर देगा, हैरान कुन। मुझे एक सौभाग्य मिला था कि मैं हिंदी के आलोचना पर बातचीत करने के लिए आया था, तो मैंने बहुत सारी किताबों की तफसील दी थी कि आप कैसी कैसी किताबें, लाइब्रेरी के वेबसाइट पर वो वीडियो मौजूद है। तो ये इतिहास रचा जाता है और मैं इस शुक्रिया के साथ अपनी बात का आगाज करता हूं, अपने मौजू, अपने विषय पर आता हूं कि शाइस्ता बेदार साहबा मुझ जैसे किंचन को यह अवसर देती हैं, यह मौका देती हैं कि समय समय पर आपसे गुफ्तगू कर सकूं। ये मेरे लिए अति रब्बानी कहेंगे, खुदा का कर्म कहेंगे। अब मैं अपने विषय पर आता हूं, भाषा का सरलीकरण। सबसे सरल भाषा जो इंसान के कान तक पहुंचती है वो उसकी मां की भाषा होती है। वैसी सरल, वैसी सुगम, वैसी समझ में आने वाली भाषा कोई भाषा नहीं दे सकती। अगर भाषा सरल होती तब सरलीकरण पर कोई सेमिनार का आयोजन नहीं किया जाता, कोई बहस नहीं की जाती। नहीं होती है
या नहीं की जाती है, इसलिए बात सरलीकरण की आती है, सहल की बात आती है। आमतौर पर लिखने वाले दो तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो विद्वता दिखलाने के लिए, अपनी लियाकत और काबिलियत दिखलाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पाठक ठिठक जाता है, उसे बौने होने का एहसास होता है कि मैं ये नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ऐसे लेखक पाठक से दूर होते चले जाते हैं। एक बार ठगाया हुआ आदमी दूसरी बार नहीं ठगाता है। जो कठिन लिखते हैं वो अपने आप को एक बड़े जनसमूह से दूर कर देते हैं। इसलिए भाषा का कहिए कि बिल्कुल सचेत अवस्था में जब आदमी कोई रचना करे तो भाषा को सरल सुगम रखे, उसमें तरसील हो, उसका कम्युनिकेशन हो, आप जिन तक पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंच रहा है या नहीं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। हम जो बातें कर रहे हैं, मुझे एहसास है कि हम जो उर्दू भाषा के विद्वान या श्रोता हैं मौजूद, वो जो उर्दू से बहुत कम जानकारी रखते हैं, नहीं जानकारी की तो मैं बात नहीं करूंगा, इसलिए उर्दू हिंदी में कोई तमीज नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये हिंदी भी है, ये उर्दू भी है। भाषा में सबसे अच्छी भाषा हिंदुस्तानी होती है, जिसमें न उर्दू के कठिन शब्द होते हैं, न फारसी अरबी के, और न संस्कृत और दूसरी भाषा। सरल भाषा, सरल भाषा की शुरुआत आदमी को घर से करनी चाहिए, अपने बोलने चालने में करनी चाहिए। जब हम सरल भाषा बोलेंगे तो मेरे जहन में लिखते समय भी सरल भाषा का बोध होगा कि हम जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा सरल है या क्लिष्ट भाषा है, सकील अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूं। इसलिए कार्यालयों का जब मामला आता है तो कार्यालयों में यहाँ बड़ी व्यापकता है, कार्यालयों में सरल हिंदी का प्रयोग। अगर इसे लिख दिया जाता कि सरकारी कार्यालयों में, तो एक हदबंदी हो सकती थी, लेकिन मैम ने इस बात का ध्यान रखा है कि चाहे वो सरकारी कार्यालय हो या गैर सरकारी हो या कोई अदारा ही क्यों ना हो, हर जगह भाषा का सरल प्रयोग करना चाहिए और किया जाना चाहिए। आमतौर पर जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो भाषा विशेषज्ञों का, भाषा विद्वानों का एक दल तैयार किया गया, एक समूह बनाया गया कि आप ये करें कि सरकारी कार्यालयों की एक भाषा बनाए, राजभाषा। तो राजभाषा का मामला जब आया तो उसके लिए डिक्शनरी तैयार की गई, शब्दावली। मैं राजभाषा विभाग से संबद्ध रहा हूं, वहीं से सेवानिवृत्त हुआ हूं। हमारे दोस्त लोग जब भाषा के बारे में आपस में विचार करते थे कि इनके जगह कौन सी भाषा लाई जाए, एक डिक्शनरी में यहाँ पर और अल्टरनेट कोई शब्द दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो मैं देखता था कि उसमें से ज्यादातर लोग होते थे वो ये सोचते थे कि ये तो लफ्ज उर्दू का है, तो सरकारी कार्यालय में तो उर्दू के शब्द की जरूरत नहीं है, तो राजभाषा हिंदी है तो हम हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो नतीजा हुआ कि वह जो शब्दावली बनी उस शब्दावली में ऐसी भाषाओं का भी इस्तेमाल किया गया जो गैर जरूरी था।
जरूरी था। अब जैसे बड़ा मुलाहजा आखिर में लिखते हैं ना अपने उच्च अधिकारी को, अपने ऊपर के अफसर को, कि आप इसे देख लीजिए। तो मुलाहजा शब्द उर्दू का था, तो वहां इस शब्द की जगह जो शब्द लाया गया अवलोकनार्थ या अवलोकन किया जाए। अब आप खुद तय करें, आप यहां मौजूद हैं, आप खुद तय करें कि आपके मुलाहजे के लिए इस शब्द में कितनी कोमलता है, कितना आदर है और कितना विनम्रता है। लेकिन जब हम उसी शब्द की जगह सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं भक्ति अवलोकनार्थ, मैंने आपके मुलाहजे के लिए, तो मैंने एक मिसाल दी, इसकी जरूरत ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के जिम्मे ये बात डाली गई थी उनके मन में ये बात थी कि अगर हम यही रहने देंगे तो मेरी सार्थकता क्या रह जाएगी, मेरी जरूरत क्या रह जाएगी। तो सारे उर्दू शब्द जो प्रचलित हैं वही रह जाएंगे। कोर्ट कचहरी में जो शब्द चलते थे आज भी फारसी आमेज है, उनकी अपनी अपनी शब्दावली आज भी है। लेकिन अब धीरे धीरे जो शब्दावली बनाई गई कि रजिस्ट्री के लिए क्या होगा, खरीदने वाले का क्या होगा, बेचने वाले का क्या होगा, जगत संबंध जो है उसके लिए क्या होगा, तो इस तरह से शब्दों को क्लिष्ट बनाने की एक प्रक्रिया बनाई गई। इसीलिए जब कभी बात होती है तो कार्यालयों में सरलीकरण की बात होती है और सरलीकरण करने के संदर्भ में एक दबाव बनाया जाता है कि आप सरकारी कार्यालयों में या गैर सरकारी कार्यालयों में जहां पढ़े लिखे भी लोग जा सकते हैं, कम पढ़े लोग भी जा सकते हैं और अनपढ़ और भाषा के अज्ञानी व्यक्ति भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा आशय ये नहीं है कि आप जो शब्दावली पहले से तय है आप उन्हीं को रखकर ये कहें कि यही चलेगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और यह बात भी दुरुस्त नहीं है कि आप हिंदीकरण के नाम पर ऐसे प्यारे शब्दों को, ऐसे खूबसूरत अल्फाज को बदलकर उनकी जगह ऐसी शब्दावली आप गढ़ लें। अब मिसाल के तौर पर देखिए, मैं जाड़े का मौसम है, कोट के साथ टाई की जरूरत होती है, तो अगर टाई मैंने टाई लगाना भूल गया ये कहें तो चलेगा। लेकिन कहें कि आप देखिए ना कि जल्दीबाजी हुई, मैं तो कठ लंगोट बांधना भूल गया। तो ये कठ लंगोट जो है, कंठ लंगोट, तो बहुत ही अजीब तरह से इंसान को शर्मिंदा कर सकता है कि लंगोट हम लोगों ने देखा है, बहुत बेशर्मी से लोग पसारते भी हैं, उन लंगोट को देखा है। और उससे जब अपने टाई की जब तुलना होती है तो हम शर्मसार भी हो जाते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी, हम टाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एक शब्द आता है पूछताछ। अब जहां भी जाएं इंक्वायरी में लिखा रहता है पूछताछ। तो पूछताछ के लिए अब आप कहें कि नहीं उर्दू शब्द ही रखिए तफ्तीश, तो आप ये सोचिए कि तफ्तीश इंक्वायरी के सेंस में आता है, तो आप वहां पूछताछ रहने दीजिए। और जहां मामला इंक्वायरी का हो, जैसे उसके लिए इनोवेशन, अब बताइए ये इसका उच्चारण हम पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है। तो एक आम अवाम जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए हिंदी जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल करे
तो आदमी कहेगा भाई इंक्वायरी बोलिए ना भाई, या आप कहिए तफ्तीशी अफसर है। इंक्वायरी अफसर की जगह तफ्तीशी अफसर आप लगाइए, अंग्रेजी आप हटाइए, आप उर्दू। जब आप कहने को कहते हैं कि उर्दू हिंदी सही बाने हैं, तो सरकारी बाने क्यों बनाना चाहते हैं? एक सवाल है जो व्यवहारिक रूप में सौतेली की तरह सुलूक होता है, और कहने के लिए और तालियां बजवाने के लिए हम कहते हैं कि हमारी जबान गंगा जमनी तहजीब की जबान है, हम उर्दू और हिंदी को साथ साथ बोलने वाले हैं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, एक की तरक्की दूसरे की खुद तरक्की होती है। आप एक बात में बीच में और हम कहना चाहते हैं कि किसी भी भाषा को कोई ये कह दे ये भाषा मर जाएगी, कहने से मरने वाली नहीं। उर्दू के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि उर्दू मर जाएगी, उर्दू अब खत्म हो गई है, उर्दू घरों से चली गई है, उर्दू पढ़ने वाले नहीं है। ये नहीं है। भाषाएं अपने बलबूते खड़ी होती हैं, भाषाएं उस दूब की तरह होती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाषाएं धूप की तरह होती हैं, जो रौंदे जाने पर, पामाल किए जाने पर वो अपने नमों को नहीं रोकती, अपने पढ़ने को नहीं रोक सकती। तो भाषाएं अपनी कुव्वत से जिंदा रहती हैं, अपनी कुव्वत से आगे का सफर तय करती है। न हिंदी मरने वाली है, न उर्दू मरने वाली है। पाठक बदल जाएंगे, लेकिन जबान उसी तरह एक चंचल शोक नदी की तरह रवा दवा रहेगी। मैंने भी कहा कि आप कुछ एग्जाम्पल्स दें, तो बात सही है कि जब हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा के सरलीकरण पर, तो मौजूद से होता क्या है, एक साहित्यकार जब बात करता है तो उसकी सोच किरण की तरह होती है। वो कभी कभी जो कनेक्शन बनता है उसकी तरफ चली जाती है। हम सरलीकरण की बात कर रहे थे, तो भाषा सरलीकरण के लिए शौरी तौर पर कोशिश करनी होगी, सजग प्रयास करनी होगी। और सजग प्रयास करने के लिए सबसे पहले आपको भाषा जो आप घर में कहते हैं, जो आप सुनना पसंद करते हैं, जो आप समझ जाते हैं, आप खुद वैसी भाषा का प्रयोग करें। इससे भाषा में रवानी आएगी। अगर हम किसी कहानी को पढ़ते हैं, वो कहानी हमें लगती है कि ये मेरे मन की बात हो रही है, हम सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो पाठक की दिलचस्पी बढ़ती है। अब बैंक में आप आमतौर पर जब जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ, हिंदी में चेक स्वीकार किए जाते हैं, कामकाज की भाषा को हिंदी बनाए, हिंदी को कामकाज की भाषा बनाए। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि आपके साथ बहुत कोऑपरेटिव अंदाज में काम नहीं होता है। जितने परफॉर्मा बनाए जाते हैं उसमें हिंदी उसके नीचे लिखी होती है, लेकिन फॉर्म को भरा जाता है अंग्रेजी में। ये द्विता है। कार्यालयों को चाहिए कि जो भी परफॉर्मा बनाए उसमें आमतौर पर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जो सहज सुगम हो। आप किसी दिन के भी अखबार को ले लीजिए, आप उसके विज्ञापन को पढ़िए। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां हों या छोटी कंपनियां हों, या जो उस विज्ञापन से फायदा उठाने वाले लोग हों, वो खास तौर पर एक व्यक्ति को हायर करते हैं जो वो समझाए कि इसका माने क्या है।
निविदा, और निविदा की जो भाषा होती है, ऐसी भाषा को बदलने की जरूरत है। निविदा की भाषा हम आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या कह रहा है, क्या जरूरी है, क्या डिमांड है। तो आप निविदा की भाषा को सामने रखें और कोशिश ये करें कि इन में जो भाषाएं इस्तेमाल, अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, इनमें जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसकी जगह आप ऐसे शब्द को लाइए। अब नीलाम, आप नीलाम को क्यों बदलना चाहते हैं? अच्छा लगता है। कुर्क की जब्ती कितनी अच्छी है। कुर्क की जब्ती से जहन में पूरा बिंब बनता है, फला क्या है, कुर्क की जब्ती हो रही है, फला को कुर्क जब्त आदेश निकल गया। तो कार्यालय में कोशिश ये होनी चाहिए वहां के कर्मचारियों को, वहां के अधिकारियों को, कि जब संचिकाओं में उनके सामने कोई व्यक्ति, कोई कर्मी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो उसे चैम्बर में बुलाए और कहे कि आप आइंदा से ये जो आपने नोट लिखा है इसको आप आसान भाषा में लिखें। कार्यालय में होता क्या है, नोटिंग और ड्राफ्टिंग। आप किसी भी सरकार के नोटिंग ड्राफ्टिंग को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहां सरल भाषा का प्रयोग नहीं होता है। मैं अब राजभाषा विभाग की खुद बात कर रहा हूं कि जब संचिकाएं मुख्यमंत्री तक जाती हैं तो नीचे से जो प्रस्ताव होते हैं उन प्रस्तावों को ऐसे शब्दों से सजाया जाता है जो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को दीजिए, कहा कि इसमें लिखा क्या गया है आप बता दें, तो संकट में पड़ जाएगा, उसकी विद्वता या उसका इल्म जो है दांव पर लग जाएगा। इसलिए सरकारी ही कार्यालय में आप देखिए, बगल में आपके उर्दू अकेडमी है, आप उनकी संचिकाओं को भी पढ़िए, वहां भी उर्दू में फाइलें जो लिखी जाती हैं उसका भी वही लगो लहजा है जैसे हिंदी वाले करते हैं। ये सोच समझ कर करते हैं इसलिए कि ये प्रचलित भाषा है। जब आप इससे अलग हटकर लिखेंगे, इससे इतर होकर लिखेंगे तो आपको टोका जाएगा कि आप किस तरह नोटिंग देते हैं, आपको तो नोटिंग देने का तरीका मालूम नहीं। लेकिन नोटिंग का तरीका यह है कि कोई भी अधिकारी के पास वो संचिका जाए, उसको समझ में आ जाए कि ये नियम है, ये यहाँ नियम की बात की गई है, ये प्रस्ताव है। अब प्रस्ताव के लिए एक तजवीज है। आप संचिकाओं में, सरकारी संचिकाओं में आप तजवीज लिखेंगे तो आपको तुरंत बुला लिया जाएगा। ये क्या तजवीज काहे की थी आपने, तजवीज क्या हुआ, इसका क्या माने हुआ, डर से बोलेगा कि कर्मचारी की प्रस्ताव, तो आपने प्रस्ताव जानबूझ के क्यों नहीं लिखा है? अगर वो मुसलमान है तो और परेशान क्यों पड़ जाएगा कि आप हिंदी विरोधी हैं, है ना? ये बात सच्ची। इसलिए सरकारी कार्यालयों में आपको एक बहुत नुक्ते की बात मैं बता रहा हूं कि क्लिष्टता खत्म नहीं होती है। इसकी वजह यही है कि बिल्ली के गले में कोई घंटी बांधना नहीं चाहता है। बिल्ली के गले में कोई घंटी बांधना नहीं चाहिए। इसलिए सरकारी कार्यालयों से क्लिष्टता की समाप्ति की संभावना बहुत कम है। उसके लिए जियालों को निकलना होगा, जो जब उन्हें सरकारी विज्ञापन निकालना हो तो उसके लिए वो बैठ कर लिखे, उन शब्दों का चयन करें जो एक आम आवाम आदमी को समझ जाए, उसको किसी व्यक्ति की सेवा की जरूरत नहीं पड़े, जो पैसा देकर वो विज्ञापन को समझे और उसके बाद उस निविदा के आधार पर कोई काम अपना निकाले, कोई नीलामी में हिस्सा ले सके। तो मेरे ख्याल से कोशिश, ये व्यक्तिगत कोशिश की जरूरत है। आप
हम व्यक्तिगत रूप से अगर चाहेंगे तो सरकारी कार्यालय में होगी। अब बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन शब्दों की जब बात आएगी तो शब्दों की बारिश हो जाएगी। आप कितने शब्दों के बारे में आप गुफ्तगू करेंगे, उन शब्दों के पीछे न पड़े, बल्कि लिखते समय ये सोचे कि हम जो लिखने जा रहे हैं उसमें कितनी संप्रेषणीयता है। अब इसके लिए तरसील लफ्ज है उर्दू में, कितना अच्छा है, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। अब ये आपकी बातें श्रोताओं तक पहुंच नहीं रही हैं, ये उससे और सरल है, तरसील से भी सरल है कि कोई कहे कि डॉक्टर शाहिद जमील साहब आपकी बातें हम लोगों तक पहुंच नहीं रही। ये वो ज्यादा सरल कह गया तरसील से भी। तो ऐसी तलाश करनी चाहिए कि हम जिन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितनी सरलता है। सरलता का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई आम अवामी भाषा का इस्तेमाल करें। सरकारी कार्यालयों में ये गुंजाइश भी नहीं है कि आप ऐसे कोई गांव गवई की भाषा आप इस्तेमाल करें। भाषा आपकी प्रांजल तो होनी ही चाहिए, सुगम बोध होनी चाहिए, जल्दी समझ में आने वाली चाहिए, दुई अर्थी नहीं होना चाहिए, जो माने नहीं होना चाहिए। आप कोर्ट के आप हाई कोर्ट या कोर्ट में भी हम राजभाषा ने बहुत कोशिश की कि वहां हिंदी में ऑर्डर लिखे जाए। एक आध दो जजों ने एक दो ऑर्डर को हिंदी में डिक्टेट कराया, लेकिन उन ऑर्डरों को जब आप निकलवा कर पढ़ेंगे तो लगेगा कि जज साहब ने भी किसी पंडित जी को बुलाकर ही लिखवाया होगा, और पढ़ने वाला कहेगा इससे अच्छा तो अंग्रेजी में रहने देते। तो मानसिकता की बात है, मैं जो कह रहा हूं ये मानसिकता की बात है कि हम अगर विद्वान हैं तो मेरी भाषा विद्वता की होगी। हमारे एक विद्वान दोस्त है, बड़ी क्लिष्ट बोलते हैं। एक बार मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में एंकरिंग कर रहे थे, बार बार मुख्यमंत्री जी ने अपने अमल लक्षणों की बलि चढ़ा कर आए हैं, तो दो तीन बार बलि उन्होंने कही तो वो बिगड़ गए। मुख्यमंत्री जी मेरी मौजूदगी की बात है, बिगड़ गए, क्या बलि करते हैं, बिल्कुल बलि कीजिए बलि। तो आप कहिए कि आप अपना कीमती वक्त आपने दिया है अदालत को, तो आपको इसमें कराहियत नहीं होगी सुनने में। बलि से एक हत्या का बोध होता है। यहां अगर कुर्बानी अगर कह दी जाए तो वो बोध खत्म हो जाएगा। आप अपने कीमती वक्त की कुर्बानी की है तो वहां कुर्बानी का फ्लेवर बदल जाएगा। वहां बकरे की कुर्बानी ध्यान में नहीं आएगी, वक्त की कुर्बानी नजर आएगी। लेकिन अगर बलि कहेंगे तो फिर वही एक दिमाग में एक बिंब बनेगा। तो हम चाहेंगे कि शाइस्ता मैम साहब अगर वो कर्जन हॉल में बहुत सारे आज ये ठीक है, तो हम समझते हैं कि और अगर आप इजाजत दें तो और बात करो। देखिए, हम बातें सुनते हैं सुनने के लिए, इसलिए इस्लाम धर्म में एक बात आई है कि आदमी को कहता है कि कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। माने जो कहा और सुना उससे ज्यादा वो उसको करने की तौफीक अल्लाह दे। इसकी वजह क्या है कि हम सुनते हैं तफरीह के लिए, सुन लिया, करने से ही भाषा सरल होगा, भाषा सरल होगी, और अमल करने से आप चाहे साहित्यकार हो या किसी कार्यालय के कर्मी पदाधिकारी हो, पदाधिकारियों के लिए
खास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूं कि पदाधिकारी अगर चाहें तो अंकुश लगा सकते हैं। ये अंकुश शब्द जो है उसकी जगह मैं अगर रोक करूंगा तो ज्यादा संतुष्ट। मैं भी कोशिश करता हूं कि ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके बताऊं कि अगर अंकुश लगाने की जगह मैं कहूं कि उन पर रोक लगाएं तो ज्यादा सरल है और ज्यादा पहुंच तक जाने वाली बात है। तो उनका दायित्व, उनकी जवाबदेही, अब देखिए दायित्व शब्द का जवाबदेही, कर्तव्य और फर्ज, ये सब मनन चिंतन करने की जरूरत है कि हम शब्दों को कहां और कैसे फिट करें। आप नगसास के यहां चले जाएं तो कभी नहीं कहेगा बैठिए हम आपका जो है हीरे का नग जो है आपके मुट्ठी में जड़कर दे देते हैं, कभी नहीं कहेगा। कहेगा इसमें तो 10 दिन लग जाएगा, इसमें तो 15 दिन लग जाएगा। ये अवधि या ये वक्त इसलिए वो मानता है कि नगीने को अंगूठी में जड़ने के लिए बहुत कुशलता चाहिए, बहुत कारीगरी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। लेकिन हम जब अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने दफातर में, दफ्तरों में, कार्यालयों में या अदालत में, तो हम अलग हो जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है। तो मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करना चाहता हूं कि सरल भाषा का प्रयोग के लिए सोच बदलनी होगी, अपनी सोच को बदलनी होगी। और सोच बदलने से भी बदलने वाली बात नहीं बनती है, सोच के साथ सजग होकर, माने बेदार होकर उस पर अमल करना होगा। मैं मैम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने ऑडियंस के लिए समय समय पर इस तरह के छोटे बड़े आयोजन को करके आपने इस लाइब्रेरी की सक्रियता को, या मैं दूसरे शब्दों में कहे कि जो ज्ञान दीप है और वो ज्ञान दीप जो अखंड ज्योति की तरह है, आप उस अखंड ज्योति में अपना लहू शामिल करके उस अखंड दीप को जलाए हुए हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि आप इससे भी और अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम करें और यहाँ अजीमाबाद पटना वासियों को विशेष रूप से लाभान्वित होने का मौका दे। बहुत शुक्रिया शाहिद जमील साहब। बस कहने का मतलब ये है कि भाषा वो भाषा है, वो ज़बान जो दिल से दिल तक पहुंच सके, बस ऐसी होना चाहिए। और जब आसानी से हर बात समझ में आती चली जाए तो बहुत से मसले हल होते चले जाते हैं। अब इस फेर में कहाँ पड़े कि आप शब्दकोश देखते फिरें एक एक शब्द के लिए, एक एक हर्फ के लिए, और लैंग्वेजेस रिच होती चली जाती हैं। दूसरी ज़बानों के वर्ड्स जब हमारी अपनी बोलचाल की लैंग्वेज में और उसमें ऐड होते चले जाते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ ताकि हर कोई मेरी बात भी समझ सके। तो अब ज़बान को, लैंग्वेज को, भाषा को एनरिच करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि मुख्तलिफ ज़बानों के वर्ड्स जो हैं उसके अंदर जम होते चले जाएं, हम उसको अपने अंदर पिरोते चले जाएं। तो वो माला जो होगी और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी। अल्फाज के, वर्ड्स के, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मिश्रण से ये एक बहुत हसीन लैंग्वेज होती चली जाएगी। इसी सिलसिले में एक बात और अर्ज करती चलूं कि ये जो
शब्दकोश हैं, स्टैंडर्ड डिक्शनरीज उर्दू की और हिंदी की, उनको ले लिया जाए। ये रिसर्च प्रपोजल है, आइंदा के लिए कभी भी लिया जा सकता है और लोग अलग अलग तौर पे इसको टेकअप कर सकते हैं। इट्स ए लॉन्ग एंड लेंथी प्रोजेक्ट जो कि बहुत से लोग मिलके, बहुत से इदारे मिलके कर सकते हैं। कि एक तरफ तो आपके पास वो स्टैंडर्ड उर्दू डिक्शनरी हो जिसके अंदर से आपको तमाम हजारों हजार हिंदी में यूज होने वाले वर्ड्स की अलग लिस्टिंग कर लें उर्दू डिक्शनरीज में से। फरहंग आसफिया है, am I right? जी। और भी दूसरी ऐसी मुस्तनद जो डिक्शनरीज हैं उर्दू की, कई कई वॉल्यूम्स में है, 14 20 वॉल्यूम्स में, उनमें जितने भी हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी आप अलग एक सूचीकरण कर लें। और इसी तरह से जो हिंदी के स्टैंडर्ड शब्दकोश हैं उसमें उर्दू के वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी लिस्टिंग कर ली जाए और फिर इन दोनों को मिला के एक कॉमन शब्दकोश तैयार हो सकता है, बिल्कुल, जिसको आम जबान, आम भाषा हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये हिंदी है, हिंदुस्तानी है, और दूसरा कहने वाला कहेगा उर्दू है। तो बस लैंग्वेज का क्या कहना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन करने वाली बात हो रही थी। तो ये भी इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी लिए जा सकते हैं, बाज़ जगह हुए भी हैं और कुछ सैंपल वर्क इसमें किया भी जा चुका है और ऐसे कामों को बहुत सराहा भी गया है। एंड आई होप सो ऐसे कामों को हम भी जल्द ही टेकअप करेंगे। हमारे जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और लाइब्रेरीज और सिस्टर इंस्टीट्यूशंस भी इन कामों में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगी। तो मैं अपनी बात को दिलदार के दोहे सुना के आपको ख़त्म करती हूँ। दामश लाइब्रेरी ने मशहूर सूफी दिलदार के दोहे भी पब्लिश किए, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी लाए गए। तो आप भी इनको ज़रा सा सुनिए और इसी पे अगर बात ख़त्म हो तो ज़रा और मज़ा आएगा। दिलदार कहते हैं, यह जो सूरत जुदी जुदी है एक माई के जाए हैं, खाना दाना इन सबों ने एक खान से खाए हैं। कोई मुसलमान, कोई यहूदी, कोई हुनूद कहाए हैं, वहदत से कसरत में आ दिलदार ये सब भर भाए हैं। तो ये दिलदार का बहुत खूबसूरत दोहा जो आपने सुना और तसव्वुफ के ये एक आइकन रहे जिनकी दोहे आप भी इंजॉय करेंगे और कल्चर में इसको बहुत सराहा गया। हमें खुशी है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में भी इसको पढ़ा गया और सराहा गया। हमारी जब जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ आई थी मुग्धा जी, तो उन्होंने इसको पसंद किया था और खुद इसको पढ़ा और फिर इसकी कॉपी भी एक लेके गई थी। मेरा जी चाहता है इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और दिल में उतारें। दिलदार कहते हैं, फिर सारे जगत में हमने सब आलम को देख लिया, खोटे खरे को जग के सारे एक एक आए परेख लिया। मियां मोह तब छोड़ के हमने आन फकीरी भेज लिया, अब दिलदार ने घट घट अंदर अपना यार निरेख लिया। वह मेरा महबूब प्यारा किस किस रंग में आया, जलवा कर आदम में आया अहमद नूर दिखाया। मूसा हो फिर औन पुआया, ईसा आप कहाया, हमने ए दिलदार प्यारे हर में हर को पाया। बहुत खूब, बहुत खूब। प्यू मिलने के खोज में हमने सारी उम्र गंवाया,
फिर देखा सारे जगत में प्रेम पिया नहीं पाया। गह पकड़ा जब गुरु का दामन तब उन भेद बताया। घर बैठे दिलदार हम अपने प्यू प्यारा पाया। हम इन चीजों में पड़ जाते हैं तो सोच में बड़ी सॉफ्टनेस, बड़ी मुलायमता और बहुत खूबसूरती आ जाती है। और इसी तरह एक बीज का दरख्त बनना, दरख्त का फिर फूल और शाखें आना, फिर उसके शहतीर बनना, यानी कि जो उसके पिलर्स होते हैं, फिर उसको आरी से काटा जाना और फिर उसके बाद उसके तख्ते बनते हैं। फिर तख्ते बन के वो कभी ताबूत में बदल जाते हैं और कभी कब्र के लिए तैयार होता है। तो ये बड़ी वैरायटी है। और देखिए उसने अपनी जान दे के क्या क्या पा लिया। तो दिलदार यूं कहते हैं, एक दाना फल जमीन के अंदर उससे एक दरख्त हुआ, फिर बर्ग हुआ और शाख हुआ, फिर बारावर हो पुख्ता हुआ, फिर कट के वह शहतीर हुआ, फिर चिर कर तख्ता तख्त हुआ। दिलदार व वाहिद आ कसरत में देखो क्या क्या रख्त हुआ। यानी एक तरफ ये है कि आदमी अपने काम छोड़ जाता है, दूसरों के काम आने लायक काम कर जाता है, इंसान चला जाता है, उसकी कृतियां रह जाती हैं, उसके आइडियाज रह जाते हैं, उसके काम रह जाते हैं, उसके शब्द रह जाते हैं। तो मेरा भी दिल ये चाहता है कि मैं और आप सब और हम जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस, सिस्टर इंस्टीट्यूशंस हमारे इस तरह के काम करते चलें, इस तरह के काम हो कि जो और आगे आने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम भी करते चलें और रिसर्चेस को प्रमोट भी करते चलें और रिसर्च करने वालों के लिए सहूलतें भी मुहैया करते चलें। और इसमें साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि किस तरह से हिंदी को पॉपुलराइज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय